लेट्स माइक सारे जहां से अच्छा। शरीर का सबसे अहम हिस्सा और सबसे बदनाम भी। अक्सर कई मुसीबतों का इल्जाम इस पर दे दिया जाता है। मिर्जा गालिब जिसके बारे में लिख गए, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की वजह क्या है। जी हाँ, आज बात होगी दिल के बारे में। अक्सर हम दिल की परेशानियों का सबब अपने महबूब के नाम लिख देते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि इस अंग को, इस ऑर्गन को बेहतर तरीके से, लॉजिकल तरीके से पहचाना जाए और इसके बारे में जाना जाए। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदक्षिणा और दिल के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिमन्यु उप्पल, जो हैं कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अभिमन्यु, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू प्रदक्षिणा। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ मैं, जो कि हमारी टीम, जो एक यंगस्टर्स की टीम है, उनकी तरफ से भी आया है कि यंग लोगों के साथ एक बड़ी मुसीबत है कि अक्सर उनका दिल लग जाता है और अक्सर उनका दिल टूट जाता है। इन दो मसलों को आप कैसे देखते हो और क्या इलाज है इन मसलों का? वेल आई बिलीव कि सिंस आज हमने बात की है कि हम लॉजिकली इस चीज़ को अप्रोच करेंगे, सो लेट अस अप्रोच दिस होल सिनेरियो इन अ वेरी लॉजिकल मैनर। आपको एक छोटा सा स्टोरी शेयर करता हूँ मैं अबाउट वन ऑफ माय पेशेंट्स। आई हैड जस्ट स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इन जयपुर। आई थिंक 2021 की बात होगी। एंड यंग बॉय केम टू मी। कोविड तब खत्म हुआ ही था, वी वर ऑल कमिंग आउट ऑफ कोविड एरा। एंड वो लड़का था अराउंड 22 ईयर्स ऑफ एज का। उसने मुझे आके बोला कि मेरे हार्ट में चलने फिरने पे पेन होता है। इंटरेस्टिंगली वो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे भेजा था। एंड मेरे फ्रेंड ने बोला था कि यार उसको कुछ हुआ नहीं है, 22 साल का लड़का है, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है और इसलिए बहुत टेंशन लेता है, तो तू उसको समझा देना, रीएश्योरेंस की ज़रूरत है। फिर भी बिकॉज़ मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो आई टोल्ड हिम कि ओके, हम आपके कुछ बेसिक टेस्ट करा लेते हैं कार्डियो के एंड वी विल सी। तो हमने उसके जो बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे होते हैं, ईसीजी, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी, ये हमने टेस्ट कराए। कंबाइंड इन सब टेस्ट की एक्यूरेसी मोर देन 90% होती है। वो सारे टेस्ट नॉर्मल थे। तो मैंने उसे रीएश्योर किया कि यू कम आउट ऑफ दिस स्ट्रेस और धीरे-धीरे सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएँगी, बट आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज़ व्हाट द कन्वेंशनल टीचिंग हैज़ बीन। वो लड़का ना तो स्मोकिंग करता था, ना ड्रिंकिंग करता था, ना उसके फैमिली में कोई ऐसी हिस्ट्री थी हार्ट डिजीज़ की। तो आफ्टर रूलिंग आउट ऑल द पॉसिबल कॉजेज़ ऑफ अ हार्ट प्रॉब्लम, हमने उसे रीएश्योर किया कि आपके टेस्ट भी नॉर्मल है, यू कैन गो होम। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जो मेरे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस था कि 1 मंथ लेटर वो लड़का मेरे ओपीडी में फिर से आया और बोला कि सर आज मुझे सुबह से बहुत पेन हो रहा है, आप प्लीज़ रीचेक करो। हमने ईसीजी उसका किया एंड देयर वर सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द ईसीजी व्हिच वर हिंटिंग टुवर्ड्स द हार्ट प्रॉब्लम। और मैंने उससे बोला कि इमीडिएटली अपनी फैमिली को बुलाओ। हमने उसकी तुरंत एंजियोग्राफी करी। उसकी लेफ्ट साइड की हार्ट की मेन आर्टरी वाज 95% ब्लॉक्ड एंड व्हाटएवर द टेस्ट्स वर इनिशियली, एवरीथिंग वाज रॉन्ग। एंड दिस इज द डे जब मुझे रियलाइज हुआ कि नाउ वी आर लिविंग इन अ पोस्ट कोविड एरा। एज रिस्पेक्टर जो कन्वेंशनली हम समझते थे, जैसे स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ये आज की डेट में हमेशा विल नॉट होल्ड ट्रू। नाउ हार्ट प्रॉब्लम्स कैन अफेक्ट एट एनी एज टू एनी इंडिविजुअल, नो मैटर कि उसका लाइफस्टाइल कितना हेल्दी है, कितना नहीं है। ये सब प्रिवेंटिव चीज़ें हैं जो हम कन्वेंशनली सीखते थे, बट आज जो हमारी पढ़ाई थी उसका पूरा का पूरा नज़रिया ही बदल गया है। आफ्टर वी आर सीइंग दीज केसेस एंड दिस इज जस्ट वन केस दैट आई एम डिस्कसिंग। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ दीज पेशेंट्स जो कि यंग एज पे हॉस्पिटल्स में प्रेजेंट किए विद हार्ट अटैक, स्पेशली आफ्टर द कोविड एरा। सो दिस इज द रियलिटी जो हार्ट की हेल्थ है। इवन फॉर यंगस्टर्स लाइक अस, द सिनेरियो हैज कम्प्लीटली चेंज्ड एंड दैट इज़ वाई हमें और विजिलेंट होना पड़ेगा अपनी हार्ट हेल्थ को लेके। You must have heard last 1 year में we have lost almost 50 doctors across India, doctors who were very healthy। किसी को बैडमिंटन खेलते टाइम हार्ट अटैक आ गया, किसी को स्विमिंग करते टाइम हार्ट अटैक आ गया। हमारे जयपुर के एक बहुत सीनियर डॉक्टर थे जिनको कि क्रिकेट खेलते हुए एसएमएस स्टेडियम में अटैक आए। सो दिस इज़ अ सिनेरियो टुडे। ये सब लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में जानते थे और एक लेमैन के कंपैरिजन में इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा एडवांस थी व्हेन इट कम्स टू बॉडी, बट स्टिल दे कुड नॉट सेव देमसेल्व्स। एंड दैट इज़ व्हाई वी ऑल हैव टू सिट टुगेदर एंड रीथिंक कि हमें इन प्रॉब्लम से कैसे बचना। बिल्कुल, बिल्कुल, हमें जानना ज़रूरी है। सिंस यू आर मेंशनिंग कि बहुत सारे लोगों को यंग एज में हार्ट अटैक आ रहा है, हर एज में आ रहा है, पर यंग एज में भी आजकल होने लगा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ हार्ट अटैक? बेसिकली होता क्या है हार्ट अटैक? क्या वो प्रोसेस है? क्या वो उस वक़्त एक्टिविटी होती है हार्ट में जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं? ठीक।
तो थोड़ा-सा मैं अब आपको माइक्रोस्कोपिक विज़न देता हूँ हार्ट का। हार्ट एक बॉडी का ऑर्गन है। जैसे कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन काम करने के लिए उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे ही हार्ट को भी चाहिए। ओके, तो जैसे हमारा लिवर है, किडनी, इन सबको ब्लड की सप्लाई होती है, उससे उनको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और तब वो अपना काम कर पाते हैं। सेम वे में हार्ट जो कि पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, वो खुद को भी ब्लड सप्लाई करता है। तो कॉर्नरी आर्टरीज होती हैं जो हार्ट की वेसल्स हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देंगी, एक तरह से हार्ट को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन का मिक्सचर देंगी जिससे हार्ट अपना काम कर पाता है। नाउ व्हाट हैपेंस, हार्ट अटैक किसको बोलते हैं, जब ये कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। तो जब वो ब्लॉक हो जाएंगी तो हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं मिलेगी। जब हार्ट को सप्लाई नहीं मिलेगी, हार्ट अपनी पंपिंग नहीं कर पाएगा, और अगर हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी तो पूरी बॉडी को ब्लड मिलना कम हो जाएगा। दैट इज वाई हार्ट इतना वाइटल ऑर्गन है। कोई मान लीजिए किडनी है, अगर उसकी ब्लड सप्लाई कम होती है तो वो पर्टिकुलर किडनी काम करना बंद करेगी, बट अगर हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो धीरे धीरे बॉडी के सारे ही ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। तो ये जो कॉर्नरी आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, इसको हम हार्ट अटैक का नाम देते हैं। ये शुरुआत होती है स्टेबल एंजाइना से। ये फर्स्ट स्टेज है। स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि ब्लॉकेज जो है वो करीब करीब 60 to 70% के आसपास होता है। उसमें पेशेंट को बैठे बैठे कुछ नहीं होता, बट जब पेशेंट को एक्सर्शन की एक्टिविटी करता है, जैसे कि चलना, सीढ़ी चढ़ना, उस टाइम उसको दर्द महसूस होता है हार्ट में। जब वो बैठ जाता है तो ये दर्द कम हो जाता है। तो ये पहला फीचर होता है जो कि बहुत अर्ली डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। ये है स्टेबल एंजाइना। जब डिजीज और एडवांस्ड हो जाती है तो वो बनती है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल का मतलब ये है कि वो किसी भी टाइम हार्ट में पेन कर सकता है। इट इज नॉट रिलेटेड टू एक्टिविटीज। एंड देन कम्स द स्टेज ऑफ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में ये नस, जब इसके अंदर क्लॉट बहुत ज़्यादा बन गया है तो नस एंटायरली ब्लॉक हो जाती है। उसके ब्लॉक होते ही हार्ट का जो सप्लाइड हिस्सा था इस आर्टरी से, वो कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है। उस टाइम पे पेशेंट को आता है हार्ट अटैक, जिसमें उसका ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, जिसमें उसके लंग्स में पानी भर सकता है, इस तरह के फीचर्स आते हैं। तो ये कंटिन्यूम है, स्टेबल एंजाइना से स्टार्ट होके फाइनली हार्ट अटैक तक पहुंच जाता है अगर इसका ट्रीटमेंट टाइमली ना किया जाए। जी, आप बता रहे हैं कि ब्लॉकेज जब होती है तो वो एंड अप होता है हार्ट अटैक में। ये जो ब्लॉक है, ब्लॉकेज बनने में इसमें कितना वक्त लगता है? अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो हम इससे क्या समझें कि कितने वक्त पहले से ये प्रोसेस शुरू हुआ होगा कि आज जो आर्टरीज हैं या बाकी चीजें जो इतनी ब्लॉक हो गई है? इस क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है कि किस पेशेंट के अंदर ये ब्लॉकेज कितना रैपिडली प्रोग्रेस करेगा। ओके, रीज़न ये है कि हर पेशेंट की जेनेटिक्स अलग-अलग होती हैं, तो हर पेशेंट के अंदर ब्लॉकेज के प्रोग्रेस करने का टाइम अलग-अलग हो सकता है। किसी पेशेंट में ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल पहले उसने अपने सारे टेस्ट कराए हों, एंजियोग्राफी भी करा ली और वो नॉर्मल हो, और आज की डेट में उसको हार्ट अटैक आ गया। दैट मीन्स कि जो भी प्रॉब्लम थी वो 1 ही साल में प्रोग्रेस हो गई। और कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको हमने आज डायग्नोज किया कि आपके हार्ट की आर्टरी में 50% ब्लॉक है, बट आप मेडिसिन स्टार्ट कर लो तो इससे ब्लॉकेज रुक सकता है। तो हम उसको मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं और कई बार ये पेशेंट सारी लाइफ उसी 50-60% ब्लॉक के साथ अपनी कंफर्टेबली निकाल सकते हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट इसमें प्रोग्रेस करेगा, बट कुछ हाई रिस्क फीचर्स होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि इन पेशेंट्स में चांसेस ज़्यादा है। उसकी स्टडीज़ होती हैं एंजियोग्राफी के अंदर। हम इमेजिंग स्टडीज़ कर सकते हैं। आजकल आईवस ओसीटी नाम की एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसमें हम पेशेंट को देख के ये बता सकते हैं कि आपके अंदर जो ब्लॉक है इसके आगे प्रोग्रेस होने के कितने चांसेस हैं, और अगर ये बहुत हाई रिस्क ब्लॉक है तो आपको इसका ट्रीटमेंट अभी ही करवा लेना चाहिए। फिर इसमें हम मेडिसिन के इफेक्ट आने का वेट नहीं कर सकते। सो दैट इज़ हाउ वी कैन गॉश, बट इट इज़ एन अनप्रिडिक्टेबल साइंस। इसको कैलकुलेट करके बता पाना इट्स ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल। ओके, तो अगर हम 50-60% या उससे कम ब्लॉकेज के टाइम पे उसे डिटेक्ट कर ले तो वी कैन मैनेज इट लेटर। एग्जैक्टली, इफ आई जस्ट रीफ्रेज व्हाट यू सेड, अगर हम इसे जल्दी पहचान लें तभी हम इसके ऊपर विक्ट्री पा सकते हैं। ठीक है। इफ वी डोंट आइडेंटिफाई इट एट द करेक्ट टाइम्स तो आइदर पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाएगा और तब उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा, या फिर अगर पेशेंट अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसी जगह पे है जहाँ से वो हॉस्पिटल ही नहीं पहुंच पाएगा, ही विल लूज हिज लाइफ। दैट इज व्हाई अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन इज द की टू डिफीट दिस प्रॉब्लम। ओके, तो ये जो अर्ली डिटेक्शन है इसके लिए कौन से टेस्ट्स हैं जो आप रेकमेंड करते हैं या अभी इंडस्ट्री में चल रहे हैं जिनसे हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं कि अभी मेरा हार्ट जो है 30% ब्लॉक है तो आई हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट? सो द थिंग इज कि कन्वेंशनली जो हमारी टीचिंग थी जब मैं पढ़ रहा था, तो वी वर टॉट कि ईसीजी, टीएमटी, एको ये बेसिक टेस्ट हैं, और इससे पहले अगर किसी पेशेंट को जस्ट वैसे ही अपना इवैल्यूएशन करवाना है तो हम लिपिड प्रोफाइल सजेस्ट करते थे। एक एचएससीआरपी इंडिकेटर होता है, हम ये ब्लड का टेस्ट है, इसको सजेस्ट करते थे।
बट जैसा मैंने आपको बताया कि पोस्ट कोविड एरा ये टेस्ट भी डिटेक्ट कर पाएँ ये ज़रूरी नहीं है। तो आजकल इंटरनेशनल सर्कल्स में कार्डियोलॉजिस्ट के कॉन्फ्रेंसेस में ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है कि अगर ये टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं, तो भी हम 100% श्योरिटी से तो नहीं बोल पा रहे कि इसको पेशेंट को हार्ट अटैक आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए? तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली जो साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं, इनके लिए एक नया टेस्ट है व्हिच हैज़ बीन फाउंड टू बी वेरी यूज़फुल, जिसको हम बोलते हैं कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। ये क्या करता है कि हमारे हार्ट की जो ब्लड वेसल्स हैं, उसमें कितना कैल्शियम डिपॉज़िट हो चुका है, ये उसको कैलकुलेट करता है। ये एक नॉर्मल सा सीटी स्कैन होता है। उस सीटी स्कैन की मशीन में आपको 30 सेकंड्स के लिए लेटाया जाता है और इट कैलकुलेट्स द होल स्कोर। अगर ये स्कोर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपको हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क बहुत हाई है। अगर ये स्कोर की वैल्यू नॉर्मल है, कम है, तो दैट मीन्स कि आपको कोई रिस्क अगले 5 साल तक नहीं। तो ये स्कोर बेसिकली अगर आपका ईसीजी, टीएमटी, एको सारे बेसिक टेस्ट नॉर्मल भी हैं, बट अगर इंडिविजुअली ये स्कोर एबनॉर्मल है, तो भी ये हमें आइडेंटिफाई कर सकता है वो पेशेंट्स जिनको कि हम कन्वेंशनल वे में नॉर्मल मानने वाले थे, बट जिनको कि एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो दिस इज़ अ न्यू टेस्ट, इट इज़ अ वेरी इनएक्सपेंसिव टेस्ट, जिसमें भी हमें सस्पिशन होता है उन पेशेंट्स स्पेशली यंग पेशेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। ओल्ड पेशेंट्स में इतना यूज़फुल नहीं रहता बिकॉज़ उनमें वैसे भी एज की वजह से कैल्शियम डिपॉज़िट्स आ जाते हैं। बट फॉर यंग पीपल्स दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो अगर किसी को थोड़ा भी सस्पिशन हो रहा है कि मेरी एक्टिविटीज़ के साथ में मेरे को हार्ट में पेन हो रहा है, देन ही शुड गो फॉर दिस टेस्ट अगर उसके बाकी टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आए हैं तो। अदरवाइज़ वी ऑलवेज़ स्टार्ट विद ईसीजी, टीएमटी एंड एको। अगर उसमें ही प्रॉब्लम डिटेक्ट हो गई तब तो आगे ट्रीटमेंट की लाइन बिल्कुल क्लियर है। जी। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि कितने वक़्त के कितने अंतराल से जो लोगों को ये बेसिक टेस्ट्स करवाते रहने चाहिए जिससे उन्हें पता चले कि आने वाले फ्यूचर में वो हार्ट अटैक के रिस्क पे हैं या नहीं है? जी, तो सबसे पहले तो पेशेंट टू पेशेंट ये आंसर वेरी करेगा। हम एग्जांपल लेते हैं 2 पेशेंट्स का हू आर 30 ईयर ओल्ड, 2 लड़के हैं। वन पेशेंट हैज़ नो हिस्ट्री ऑफ एनी हार्ट प्रॉब्लम इन द फैमिली। उसकी फैमिली में कभी किसी को कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं हुई। वो बंदा ना तो स्मोकिंग करता है, ना ड्रिंकिंग करता है। ऐसी कोई भी हैबिट्स नहीं है जो उसको प्रीडिस्पोज़ करें। वो एक एक्टिव वर्किंग लाइफ़स्टाइल में है। वो रेगुलरली अपनी एक्सरसाइज करता है, अपने ऑफ़िस में भी ज़्यादातर काम वो चल के करता है। दैट मीन्स कि ही हैज़ अ वेरी एक्टिव लाइफ़स्टाइल। ऐसे पेशेंट के लिए इफ ही हैज़ नो प्रॉब्लम व्हाइल डूइंग अ 40 मिनट वॉक, तो आजकल ये 40 मिनट वॉक टेस्ट जो है इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर कि एनीवन कैन डू इट, कि आप 40 मिनट्स अपनी फुल स्पीड पे चल के देखिए। अगर आप वो चलते टाइम आपको कोई डिस्कम्फर्ट नहीं हुआ है चेस्ट में, तो इट मीन्स कि यू आर फेयरली इन अ सेफ ज़ोन। स्टिल आप अपना लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं एवरी ईयर टू चेक दिस, एंड एवरी 2 और 3 ईयर्स एक एचएससीआरपी इंडिकेटर होता है, यू कैन डू दैट, वो भी ब्लड टेस्ट होता है। दैट कैन ऑल्सो गिव यू अ फेयर आइडिया कि आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम होने का रिस्क है। अब हम चलते हैं दूसरे पेशेंट की तरफ जो कि है 30 इयर्स का। ही स्मोक्स, ही पार्टीज एट वीकेंड्स, ही ड्रिंक्स अ लॉट। उसका ऑफिस लाइफस्टाइल भी सेडेंटरी है, दिन भर बैठे रहने का काम है ऑन लैपटॉप, एंड ही हैज़ नो एक्टिव जिम मेंबरशिप, नो वॉकिंग, नो रूटीन ऑफ एनी एक्सरसाइज, और उसकी फैमिली में सपोज कोई हिस्ट्री भी है, तो ही हैज़ ऑल द रिस्पेक्ट। ऐसे पेशेंट के लिए इट बिकम्स वेरी नेसेसरी टू पिक देम अर्ली। दैट इज़ वाई ऐसे पेशेंट को जितना जल्दी हो सके अपने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ मिलके यू शुड गो फॉर बेसिक कार्डियक टेस्ट। अगर फिर भी कार्डियोलॉजिस्ट को लगता है सस्पिशन हाई है एंड दीज टेस्ट आर नॉर्मल, देन ही कैन गो फॉर अ कॉर्नरी कैल्शियम स्कोरिंग। तो इट विल वेरी बिटवीन पेशेंट टू पेशेंट, बट या फॉर यंगस्टर्स एटलीस्ट लिपिड प्रोफाइल रूटीन एग्जामिनेशन इज वेरी नेसेसरी। बीइंग इंडियंस, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग कि हमारे जीन्स जो है ना, दे आर वेरी प्रोन टू डैमेज कॉज्ड बाय कोलेस्ट्रॉल। यानी कि अगर एक अमेरिकन है और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल है से 250, और एक इंडियन है उसका कोलेस्ट्रॉल है से 220, तो ये 220 वाला भी एट हायर रिस्क है फॉर फ्यूचर हार्ट अटैक कंपेयर टू एन अमेरिकन, बिकॉज हमारे अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है इट इज़ मोर डैमेजिंग कंपेयर टू द कोलेस्ट्रॉल दैट इज प्रेजेंट इन वेस्टर्न पॉपुलेशन। तो इसलिए हमें अपने लिपिड को बहुत अच्छे से टाइटली कंट्रोल करना होता है। नाउ द प्रॉब्लम इज जस्ट फर्दर एक्सटेंडेड फॉर एवरीवन। प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम इज आवर डाइट। बच्चा पैदा होता है एंड पेरेंट्स भले अपनी तरफ से कितना भी रखें कि इसको बैलेंस डाइट देनी है, वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे विल टेल देम कि नहीं नहीं ये तो बड़ा पतला दुबला सा बच्चा है, हमें तो गोल मटोल सा बच्चा चाहिए। वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है कि बच्चे तो मोटे मोटे से ही अच्छे लगते हैं।
देन कम्स कि फैमिली में बच्चे ओवर पैम्पर्ड होते हैं, हमारी सबकी जॉइंट फैमिलीज है तो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, अंकल्स हैं, आंटीज है, दे विल कीप ऑन पैम्परिंग द चाइल्ड। वहाँ से गलत हैबिट स्टार्ट होती है। बचपन से ही हम लोग एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, एक्सेस लिपिड एंड वेरी लो प्रोटीन की डाइट के लिए प्रोन है, एंड प्रोटीन डेफिशिएंसीज रैम्पेंट अराउंड इंडिया। इतनी ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी है कि अगर हम पूरी पॉपुलेशन का टेस्ट करेंगे ना, तो आई बिलीव कि 60-70% पॉपुलेशन तो डेफिनेटली प्रोटीन डिप्राइव्ड है, एंड विद एक्सेस लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देन कम्स कॉलेज का टाइम। जब कॉलेज का टाइम आता है एंड बच्चे को इंडिपेंडेंस मिलता है, तो फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज जंक फूड। हमारी सारी सेलिब्रेशंस ही जंक के अराउंड होती हैं। इफ़ यू सी द एड ऑफ एनी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, तो उनके एड्स में क्या दिखाते हैं कि यंगस्टर्स बैठे हुए हैं 18-20 साल के, एंड दे आर हैविंग पिज़्ज़ा टुगेदर अलोंग विद अ बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। ऑल दैट इज हिंटिंग कि ऐसे ही सेलिब्रेट कर सकते हो आप। दे आर नॉट शोइंग यू कि हाउ टू एक्चुअली टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। दे आर शोइंग यू कि ये तरीका आइडियल तरीका है, एंड व्हेन किसी बंदे का खुद का बर्थडे आता है, ही वांट्स टू डू द सेम थिंग विद हिज फ्रेंड्स। यहाँ से हमारी हैबिट्स डिस्टर्ब होना शुरू होती हैं। यहाँ पे पेरेंट्स भी कई बार गलती कर जाते हैं बच्चों को समझाने में। उनको क्या लगता है कि अभी तो यंग एज है, अभी नहीं खाएगा पिएगा तो कब खाएगा पिएगा, एंड दे कीप ऑन डिलेइंग कि करेक्ट एडवाइस कब देनी है। These are the patients who will end up having heart problems in their early 30s and 40s. So that becomes the crux of problem. तो प्रॉब्लम को बहुत अर्ली एड्रेस करना है। अगर हम वो हार्ट पेशेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं जो अपनी 40s 50s में हमारे पास हार्ट अटैक लेके हॉस्पिटल पहुंचे हैं, तो वी आर ओनली ट्रीटिंग द टिप ऑफ आइसबर्ग। प्रॉब्लम बहुत पहले स्टार्ट हो चुकी है। टीनेज इज द बेस्ट टाइम जब हमें आइडेंटिफाई करना था कि फूड हैबिट्स कहाँ गलत हो रही हैं और हमें इसको कैसे ठीक करना है। एट द सेम टाइम स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया। अर्लियर एटलीस्ट गर्ल्स वर ऑन द सेफर साइड, बट आजकल गर्ल्स में भी ये चीज़ें बहुत कॉमन हो गई। सो वी आर एक्चुअली हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग डिजास्टर इन टर्म्स ऑफ हार्ट हेल्थ फॉर आवर कंट्री, विदाउट इवन रिकग्नाइजिंग कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। जी जैसा कि हम बता रहे थे, अब बात कर रहे थे कि अर्ली अगर हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं तो मैनेज हो जाता है। अब मैनेज से क्या मतलब समझा जा सकता है? क्या 50% या 40% ब्लॉकेज को डिटेक्ट कर लेना उसे रिवर्सिबल बना देता है? क्या हम इस डिजीज़ को, ये जो प्रॉब्लम है, इसको रिवर्सिबल मानते हैं, या फिर ये 50-40 जो ब्लॉकेज है वो उतनी ही रहेगी, हमें उसके बाद की चीज़ें मैनेज करनी है? राइट, तो रिवर्सिबिलिटी का इशू कम होता है, बट हमारा हार्ट भगवान ने इतना ब्रिलियंटली डिज़ाइन किया है कि इवन इफ यू ब्लॉक 60% ऑफ इट्स ब्लड सप्लाई, तो भी इट कैन फंक्शन नॉर्मली। तो अगर हम वहाँ पे भी डिज़ीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, तो यही सबसे बड़ी जीत है। इसके बाद फिर आदमी अपनी रूटीन नॉर्मल लाइफ़स्टाइल, रूटीन का ये मतलब है कि अगर कोई एथलीट है तो अपनी एथलेटिक एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकता है, कोई डॉक्टर है तो अपना नॉर्मल काम कंटिन्यू कर सकता है। बट इससे पहले इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि इस स्टेज तक भी कोई ना पहुँचे, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि जैसे एक लिपिड प्रोफाइल है, इट इज़ अ वेरी चीप टेस्ट, बहुत कॉमनली अवेलेबल है, आप कहीं से भी करवा सकते हैं। एंड आई कैन गारंटी यू कि अगर आपके ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, ऑल यंगस्टर, आप लिपिड प्रोफाइल सबका चेक करा लो, 5 ऑफ देम विल हैव अ डिफरेंट लिपिड प्रोफाइल। फाइट इसके बाद स्टार्ट होगी। दे विल गो टू अ डॉक्टर, डॉक्टर विल एडवाइस कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, एंड विल ट्राई कि लाइफस्टाइल चेंज करने से 2-3 महीने में ये रिपेयर हो जाता है या नहीं। मोस्ट ऑफ देम विल स्टार्ट इट, बट आगे नहीं बढ़ पाएंगे बिकॉज वर्क रिलेटेड प्रेशर है, स्ट्रेस है, टाइम नहीं मिला एंड ऑल, इस रीज़न से वो ठीक नहीं हुआ। देन डॉक्टर विल एडवाइज आफ्टर 2-3 मंथ्स कि अब आप मेडिसिन स्टार्ट कर लो। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अरे नहीं सर, अगर इसकी मेडिसिन स्टार्ट होगी तो मेरे को तो लाइफ लॉन्ग खानी पड़ेगी। अब अगर आपने प्रॉब्लम ऐसी अपने अंदर इनहेरिट कर ली है जो लाइफ लॉन्ग चलने वाली है, तो आपको मेडिसिन अगर लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ रही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। पर डॉक्टर की तो गलती बिल्कुल नहीं है। गलत नहीं। एंड इट्स वेरी स्ट्रेंज, मतलब मेरे पास मेरे खुद के रिलेटिव्स जो मुझे मैसेज करते हैं कि यार ये प्रोफाइल आई थी, तो मैं बोलता हूँ 3 महीने पहले मेडिसिन जब मैंने बताई थी तो स्टार्ट क्यों नहीं करी? अरे नहीं यार, हमें लगा कि वो स्टार्ट हो गई तो लाइफ लॉन्ग चलेगी। इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। आप खाना भी तो लाइफ लॉन्ग खा रहे हैं क्योंकि आप भूखे नहीं रहना चाहते। तो अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं और अगर एक मेडिसिन आपकी हेल्प कर रही है, देन यू शुड टेक दैट मेडिसिन। ये वो मेडिसिन है जो इस स्टेज पे आपकी हार्ट की प्रॉब्लम को बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर है तो रिवर्स कर सकती है, कमिंग टू योर क्वेश्चन। बट अगर ब्लॉकेजेस आ चुके हैं तो भी उनको कंट्रोल करने का काम ये मेडिसिन कर सकती है। दे विल नॉट अलाउ कि डिजीज आगे और बढ़ जाए। सही, हम उसको पूरी तरह से नॉर्मल नहीं बना सकते हैं हर केस में, बट या वी कैन कंट्रोल द डिजीज, एंड आई थिंक दैट इज द एम। जब प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाए तो एटलीस्ट उन्हें कंट्रोल करके वहीं रोक दें, फ्यूचर में एंजियोप्लास्टी से बच सकें, स्टेंट से बच सकें, कार्डियक अरेस्ट से बच सकें। दैट इज द टारगेट। ओके। अभी जो आप बता रहे थे, अगर इसके पहले वाले आंसर
से मैं थोड़ा सा वापस कनेक्ट करना चाहूँ आपको, उसके बारे में पूछना चाहूँ कि आपने बताया कि फैमिली हिस्ट्री होती है, उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हैं डायग्नोज़ करते वक़्त। तो एक तो मैं ये जानना चाहूँगी कि फैमिली हिस्ट्री यानी कि जेनेटिक्स किस तरीके से हार्ट डिज़ीज़ को इम्पैक्ट करती है हर एक इंसान में। दूसरा, फूड हैबिट्स पे हमने बात की, एक ऊपरी तौर पे बात की कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं बताते हैं, लेकिन एज़ अ यंगस्टर, एज़ अ यंग पर्सन एंड वर्किंग प्रोफेशनल, वो क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? फूड क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए हमारे फूड में? या सो फर्स्ट कमिंग टू आपका जो क्वेश्चन जेनेटिक्स के बारे में, एंड टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग अबाउट जेनेटिक्स आल्सो। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ था, वी वर गोइंग थ्रू सीरीज ऑफ फेमाइन्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भुखमरी हो रही थी क्योंकि हमारा प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था, हमारा इरिगेशन नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था। तो बहुत सारे साल ऐसे निकल जाते थे जिसमें कि अनाज ठीक से बन ही नहीं पा रहा था, उसकी पैदावार कम थी। इस स्टेज पे क्या हो रहा था कि हमारी बॉडी ने उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना शुरू किया। जब कई महीने फेमाइन में निकल गए और फेमाइन में निकलने के बाद आपको कहीं से गवर्नमेंट ने हेल्प किया और आपको खाना मिला, तो बॉडी अडेप्ट कैसे करती है? उसको स्टोर कर लेती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि आगे जाके भी ऐसा सिनेरियो आ सकता है जब वापस से खाना मिलना बंद हो जाए। ये जो स्टोरेज की टेंडेंसी बनी है बॉडी में, कोई भी चीज़ जब स्टोर होती है वो फैट के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये जो फैट के स्टोर्स बनने स्टार्ट हुए, ये हमारा गिफ्ट है, मतलब हमारे ओल्डर जनरेशंस का गिफ्ट है हमारी जनरेशन के लिए। नाउ वी हैव रीच्ड अ स्टेज कि हमारे पास पर्याप्त खाना है। आज इंडिया में कहीं पे भी फेमाइन्स नहीं होते हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी बॉडी अभी भी उसी साइकिल में चल रही है। तो जब भी हमें कुछ एक्सेस खाने को मिलता है विच इज़ अबव आवर बेसिक नीड्स, तो वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल, इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, एंड ये हमें हार्म करता है। तो दैट इज़ हाउ हमारे जेनेटिक्स प्ले में आते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई भी फीमेल को 55 ईयर से पहले हार्ट की प्रॉब्लम हुई है या फिर मेल को 45 ईयर की पहले प्रॉब्लम हुई है, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री मानते हैं। और अगर ऐसी हिस्ट्री है, दैट मीन्स कि आपको बहुत यंग एज से प्रिकॉशियस रहना पड़ेगा, एंड यू हैव टू गेट योरसेल्फ टेस्टेड टाइम टू टाइम, क्योंकि आपके अंदर भी फिर वो रिस्क बहुत हाई है। तो ये इंडिया में अलग अलग इतनी सारी स्टेट्स हैं, इतने सारे कल्चर्स हैं, सब कल्चर्स के अंदर अलग अलग रिस्क है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सबका हम रिस्क असेस कर पाएँ, बट एटलीस्ट अपनी फैमिली का बैकग्राउंड देखकर वी कैन गेट अ फेयर आइडिया कि हमारे अंदर कितना रिस्क होने वाला है इस चीज़ का। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ डाइट, आई थिंक डाइट पे तो वी कैन डू अनदर पॉडकास्ट सम टाइम, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम बर्थ। बर्थ पे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, दैट इज़ वेरी एसेंशियल। उसके बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग के बाद ग्रैंड पेरेंट्स को या पेरेंट्स को मौका मिलता है कि चलो अब हम सॉलिड स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे का, दे हैव टू बी वेरी विजिलेंट कि पहले 2 साल तक वेरी लो सॉल्ट एंड नो शुगर एट ऑल। क्योंकि ये जो क्रेविंग्स डेवलप होती हैं, ये क्रेविंग्स डेवलप होने के लिए फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी हमें सामने कोई डेयरी मिल्क रख देगा ना, तो सारा ध्यान उसकी तरफ जाएगा, बिकॉज़ हमारा माइंड बचपन से प्रोग्राम हो गया है टू सी इट एज़ अ रिवॉर्ड। तो हमारी माइंड में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, डोपामाइन एंड सेरोटोनिन, जो हमें प्लेजर का सेंसेशन देते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग डोपामाइन इन आवर ब्रेन्स। तो कुछ भी हम मीठा खाते हैं ना, मूड खराब होता है तो सबसे पहले कोई क्या करता है, मीठा ही ढूंढता है खाने के लिए। इसको बिंज ईटिंग बोलते हैं या इसको डिप्रेशन ईटिंग बोलते हैं। तो ये इधर से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज बचपन से हमारा माइंड ही ऐसे ट्रेन हुआ है। अगर कोई बच्चा गिर जाता है, चोट लग जाती है ना, तो घर वाले उसको एक चॉकलेट दे देते हैं, उससे उसका माइंड ठीक हो जाता है एंड वो रोना बंद कर देता है। दिस शुड नॉट हैपन। तो ये तो है बहुत अर्ली एज की बात। देन आई थिंक इन एवरी स्कूल आफ्टर 5th और 6th स्टैंडर्ड, जब बच्चा साइंस पढ़ने लग जाता है, दे शुड बी एजुकेटेड अबाउट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के ऊपर क्लासेस सारे करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए, सो दैट वी नो कि हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है। विल बी अमेज्ड टू नो कि हमारे खाने में प्रोटीन डेफिशिएंसी इतनी ज़्यादा है कि अगर हम उसे रिपेयर करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट फॉर मी आई कैलकुलेटेड वंस कि मुझे रोज 5x खाने की ज़रूरत है, तब जाके मेरा प्रोटीन बैलेंस हो पाएगा। एंड जब मैंने ये बात अपने घर पे बताई, तो एवरीबडी एट माई होम वाज सरप्राइज्ड कि 5 एग एक दिन में कौन खाता है और रोज कौन खा पाएगा। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि दिस शुड हैव बीन राइट देयर फ्रॉम द बिगनिंग। प्रोटीन का डाइट में इन्वॉल्वमेंट बहुत अर्ली स्टेज से होना चाहिए था। कोलेस्ट्रॉल का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होना चाहिए था। कार्बोहाइड्रेट शुड हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द मिनिमम पार्ट। बट जैसे जैसे हमारी कंट्री वी आर इवॉल्विंग, हम डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लोगों को आजकल चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही हैं और ख़राब चीज़ें ज़्यादा आसानी से मिल रही हैं।
यू आर गेटिंग फास्ट फूड एट एवरी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। आप इमेजिन करिए कि इफ यू आर गोइंग ऑन अ हाईवे, आप सपोज जयपुर में रहते हैं, यू गेट एवरीथिंग नाइसली मेड एट योर होम। आप घर का खाना खाते हैं, बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स खाते हैं, एंड योर डाइट इज़ वेरी गुड। आप हाईवे पे ट्रेवल करिए एंड आई कैन गारंटी यू कि आप जो घर पे अच्छी चीज़ खाते हैं, यू कैन नॉट गेट इट एनीवेयर ऑन एनी हाईवे इन इंडिया। अगर आप इफ यू सी आजकल यू मस्ट बी सॉटे वेजेस, एवरीबॉडी लव्स दैट, ये अच्छा है, हेल्दी भी है। आप मेरे को एक हाईवे बता दीजिए जिस पे आपको सॉटे वेजेस प्रिपेयर्ड मिल जाए, कोई सैलेड मिल जाए, आपको कहीं पे नहीं मिलेगा ये सब। वहाँ पे आपको वही दाल, पनीर, एवरीथिंग इज़ देयर। किसी शादी में चले गए, सेम थिंग इज़ देयर। तो हेल्दी खाना हमारे कल्चर का ही पार्ट नहीं, प्रोबेबली ऐसा है शायद। तो वी हैव टू स्टॉप एट दैट पॉइंट। क्या नहीं खाना है, वी शुड बी वेरी केयरफुल कि बहुत ज़्यादा स्वीट्स आर ऑलवेज गोइंग टू हार्म अस। एक टेंडेंसी है हम लोगों की कि वी आर ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम रॉ वेजिटेबल्स, और हम लोग हर चीज़ को पसंद करते हैं या प्रोसेस पसंद करते हैं। जितना हो सके एक अर्ली एज से बच्चों को सिखाना चाहिए कि प्रोसेस फूड इज़ योर एनिमी। ओके, जो भी हमें रेडीमेड मिल रहा है बाजार से खाने के लिए, इट इज़ योर एनिमी। नेचर नेवर इंटेंडेड दिस। नेचर ने जो भी हमारे लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बनाए थे, दे वर नॉट दैट स्वीट। इफ यू गो बैक इन द हिस्ट्री, यू नो कि बनाना जो आज की डेट में, इट इज 100 टाइम्स स्वीटर देन द बनाना दैट वाज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन द वर्ल्ड। लेकिन इसके फार्मिंग में हार्वेस्टिंग कर कर के हमने इसको और स्वीट कर दिया, बिकॉज ह्यूमंस को स्वीट चीज़ें पसंद थी। सो वी हैव एक्चुअली आज की डेट में हम ये बोले ना कि मैं तो नेचुरल चीज़ें ही खा रहा हूँ, वो नेचुरल चीज़ें भी हमने आर्टिफिशियल इतनी मैनिपुलेट कर दी है। मैंगोज वर नॉट दैट स्वीट 560 100 ईयर्स बैक, जितना कि वो आज स्वीट टेस्ट कर रहे हैं। दे हैव बीन प्रोग्राम्ड इन दैट वे कि वो हमारे सटाइटी दे सकें फॉर शुगर क्रेविंग्स, बट वी आर एक्चुअली हेडेड इन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन। दिस स्टिल दे आर बेटर देन हैविंग अ कप ऑफ आइसक्रीम, बिकॉज वो तो एंटायरली प्रोसेस्ड शुगर है। दीज आर स्टिल बेटर बिकॉज उसमें फाइबर कंटेंट होता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, तो वो शुगर की बॉडी में एब्जॉर्प्शन को थोड़ा स्लो कर देता है। दैट इज वाई आपको एक हिट नहीं आता शुगर का। बट इफ यू हैव अ चॉकलेट, इफ यू हैव एन आइसक्रीम, तो वो एक इंस्टेंट हिट देती है बॉडी में, दैट इज मोर हार्मफुल। तो प्रोसेस्ड फूड से हम जितना अवॉइड कर सकें, बाहर का खाना हम जितना अवॉइड कर सकें, वी शुड मेक दैट अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। ये एजुकेशन बहुत अर्ली एज से मिलना चाहिए। अगर एक 40 इयर्स पे मेरे पास एक मिडिल एज्ड मैन आता है, ही हैज़ अ हार्ट अटैक, और मैं उसको समझाता हूँ कि अब आपको शादियों में जो आप इतना हैवी खाना खा रहे थे ना, वो बंद करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम एट दैट एज। बहुत स्ट्रगल लगता है। इतना स्ट्रगल क्यों करना है? अगर हम अर्ली एज से एजुकेट कर देते हैं उनको, तो वो ये चीज़ नहीं करते। हाँ, लेकिन इसमें एक चैलेंज ये भी है कि जो जो पेरेंट्स इसी तरीके से बड़े हुए हैं कि उन्होंने भी ऐसा ही खाया, वो अपने बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? बट कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट कल्चर एंड सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो इंडियन कल्चर है, वो डेयरी को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि दूध तो होना चाहिए, घी, बच्चों की आप बात कर रहे थे कि बच्चों को बहुत घी खिलाना है, घी से अलग ऑब्सेशन है। ऑयल जो है, अच्छी सब्जी बनानी है तो उसमें ऑयल होना चाहिए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं, जो फैट्स हैं, घी, ऑयल, ये कितना ज़रूरी है और कितना नहीं है? फैट्स बेसिकली हमारी डाइट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फॉर टू रीजंस। एक तो बॉडी के जैसे हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन में हमारे सेल्स हैं, उनको ठीक से काम करने के लिए एक फैट की लेयरिंग चाहिए होती है। एंड दिस इज ट्रू फॉर एवरी ऑर्गन इन द बॉडी। हर ऑर्गन में कुछ ना कुछ फैट की रिक्वायरमेंट है, बट जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो फैट इनसे बहुत अधिक मात्रा में है। दूसरा रीज़न फैट लेने का ये है कि उसके साथ कुछ विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होता है हमारी बॉडी में, ए, डी, ई के। ये विटामिन बॉडी में जाएँगे ही नहीं अगर डाइट में फैट नहीं होगा तो। वो फैट के साथ ही एब्ज़ॉर्ब हो सकते हैं। तो ये तो बात है कि फैट एसेंशियल तो है, बट जिस फॉर्म में हम फैट कंज़्यूम कर रहे हैं, वो फॉर्म बहुत ही डेंजरस फॉर्म है। आपको एक एग्ज़ाम्पल याद होगा, लाइक यू हैव बीन इन जयपुर, तो एक बिरला मंदिर के सामने देयर यूज्ड टू बी अ प्लेस जहाँ पे पाव भाजी बहुत अच्छी मिलती थी, एंड इट वाज़ वेरी फेमस जस्ट फॉर वन रीज़न कि वो बंदा पाव भाजी में बहुत सारा बटर डाल के देता था, एंड दीज़ प्लेसेस बिकेम फेमस। तो ये ट्रेंड बन गया। दिस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल गोइंग इनटू द बॉडी इज ऑलवेज गोइंग टू कॉज हार्म। इसका कभी कोई फायदा नहीं होने वाला है। बट इसका कॉन्ट्ररी पॉइंट आता है कि हमारे पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने तो लाइफ लॉन्ग डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत कंज्यूम किए। दे वर इन बेटर शेप्स, इवन जब वो अपनी ओल्ड एज में थे तब तक भी उनकी बॉडी की एजिलिटी बहुत अच्छी थी।
हम आज में भी 10 घंटे काम करके थक जाते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारी मदर्स घर पे 12-12, 14-14 घंटे काम करते हैं, वो उतना नहीं थकते जितना हम दिन में काम करके थक जाते हैं। और उनका ये कहना होता है कि नहीं, हमारी डाइट बहुत अच्छी थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।